होते हैं जब समाज के किसी एक व्यक्ति You are currently the only person in this conference. मतलब जो पॉलिसी है वह एकदम सही है, फिट है, फाइन है, उसमें कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इतनी टाइट पॉलिसी है कि अगर किसी एक वर्ग का आप प्रॉफिट कराना चाहते हैं, मीन्स उसके वेलफेयर को इंक्रीज करवाना चाहते हैं, तो यह तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक दूसरे ग्रुप के वेलफेयर में कमी ना लाई जाए या किसी अन्य व्यक्ति के कल्याण में कमी ना लाई जाए। मीन्स इस तरह से समझिए आप, जो झूला लगा रहता है पार्कों में देखा होगा, एक एक पेंडुलम टाइप का होता है, एक उसके ऊपर एक झूला लगा रहता है, उस झूले में दोनों, या तराजू समझिए, तराजू तराजू के जो दो पलड़े होते हैं, अगर बैलेंसिंग है, वो एकदम बैलेंस में है तराजू, तो अगर आप उसके एक सिरे को नीचे झुकाना चाहें तो यह तब तक संभव नहीं है जब तक दूसरे सिरे को आप ऊपर ना उठाएं। इसी तरह से, मतलब एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, इसी तरह से पेरेटो ऑप्टिमलिटी की कंडीशन है कि अगर किसी समाज में किसी एक व्यक्ति के कल्याण को आप बढ़ाना चाहते हैं, तो वह कैसे बढ़ाएंगे? जब आप पॉलिसी में परिवर्तन करें, पॉलिसी चेंज करें, अर्थात गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, अगर गवर्नमेंट किसी एक वर्ग के लाभ को बढ़ाना चाहती है, तो अगर उस वर्ग के लाभ को बढ़ाने के लिए अगर गवर्नमेंट अपनी नीति में परिवर्तन करती है, तो उस नीति परिवर्तन के फलस्वरूप अगर किसी एक व्यक्ति का या वर्ग का कल्याण बढ़ता है, तो उसके साथ साथ यदि किसी अन्य व्यक्ति के कल्याण में कमी होती है, तो इसका मतलब है कि वह पॉलिसी परिवर्तन वांछनीय नहीं है, मतलब वह पॉलिसी चेंज नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर एक व्यक्ति को मान लीजिए एक वर्ग को बढ़ा रहे हैं, तो उसके एवज में दूसरे वर्ग को हानि हो रही है, तो ऑल ओवर सोसाइटी का वेलफेयर फिर कहाँ बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा ना। तो इसीलिए इस कंडीशन को पेरेटो ने अनुकूलतम की दशा कही है, कि मतलब सामाजिक कल्याण का अनुकूलतम स्तर वहां होता है जहां पर किसी एक व्यक्ति के कल्याण में वृद्धि करने के लिए दूसरे व्यक्ति के कल्याण में कमी करना आवश्यक होता है। या दूसरे शब्दों में कहें तो किसी एक व्यक्ति के कल्याण में तब तक वृद्धि नहीं की जा सकती है जब तक दूसरे व्यक्ति के कल्याण में कमी ना की जाए। ठीक है, तो इसको पेरेटो ऑप्टिमलिटी या पेरेटो अनुकूलतम की दशा कहते हैं। अब इस पेरेटो ऑप्टिमलिटी के लिए देखना यह है कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो इसेंशियल्स हैं, जो इसेंशियल हैं और आवश्यक है। मीन्स नेसेसरी कंडीशन क्या है इसके लिए, पेरेटो ऑप्टिमलिटी के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं, जो आवश्यक दशाएं हैं, वह क्या है, उनका हम आगे डिस्कशन करते हैं। तो इसमें तीन तरह की कंडीशंस के बारे में पेरेटो ने बताया है कि तीन तरह की ऑप्टिमलिटी कंडीशंस हमें, ऑप्टिमलिटी के लिए, पेरेटो ऑप्टिमलिटी के लिए तीन तरह की दशाओं का होना आवश्यक है, जिसमें पहली वाली जो कंडीशन है वह है इफिशियंसी इन कंजम्पशन, उपभोग में कुशलता। अब इफिशियंसी इन कंजम्पशन के अलावा जो दूसरी शर्त है, चलिए पहले मैं बताए दे रहा हूं तीनों तरह की कंडीशन, इसके बाद एक एक करके उनको डिस्कस करूंगा आपके सामने। तो पहली कंडीशन जो है वह है इफिशियंसी इन कंजम्पशन, एंड सेकंड वन इज इफिशियंसी इन प्रोडक्शन, एंड थर्ड वन इज इफिशियंसी इन कंपोजिशन ऑफ गुड्स, या उत्पाद, या इसी को कहते हैं आप लोग इफिशियंसी इन कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्शन या गुड्स, कुछ भी कहें, या हिंदी में इसको कहते हैं उत्पादन की संरचना में कुशलता। इफिशियंसी इन प्रोडक्ट मिक्स भी कुछ किताबों में लिखा रहता है, कुछ बुक्स हैं जिनमें इफिशियंसी इन प्रोडक्ट मिक्स भी है। तो अगर प्रोडक्ट मिक्स आता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वही है इफिशियंसी इन कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्शन या इफिशियंसी इन प्रोडक्ट मिक्स, दोनों एक ही है। तो ये तीन तरह की मैंने आपको मार्जिनल कंडीशंस बताई हैं अकॉर्डिंग टू पेरेटो। कौन कौन सी है? फर्स्ट है efficiency in consumption, and second one is efficiency in production, and third one is efficiency in composition of production। क्लियर? ये तीन तरह की कंडीशन है। अब
इन तीन तरह की परेटो कहते हैं, इन तीनों कंडीशंस का फुलफिल होना आवश्यक है। जब तक आप इन तीनों कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते हैं, तब तक परेटो ऑप्टिमलिटी की कंडीशन को अचीव नहीं कर सकते। ठीक है ना? जब तक इन जो ये तीन मार्जिनल कंडीशंस है, इन तीन मार्जिनल कंडीशंस को जब तक आप पूरा नहीं करते हैं, कोई इकोनॉमी जब तक इन तीनों कंडीशंस को पूरा नहीं करती है, तब तक वह परेटो ऑप्टिमलिटी की कंडीशन को अचीव नहीं कर सकती। मींस परेटो ऑप्टिमलिटी की कंडीशन वही होगी जहां पर ये तीनों दशाएं पाई जाएंगी। क्लियर? तो इन तीनों दशाओं में से जो पहली दशा है वह है इफिशियंसी इन कंजम्पशन। इसकी बात हम लोग करेंगे। इफिशियंसी इन कंजम्पशन, उपभोग में कुशलता। हिंदी माध्यम के बच्चे, उपभोग में कुशलता, इफिशियंसी इन कंजम्पशन। लेकिन मैं बार बार आप लोगों से एक ही चीज कहता हूं कि इंग्लिश मीडियम को वाले बच्चे थोड़ा सी हिंदी जानने का प्रयास करिए, और हिंदी माध्यम वाले बच्चे थोड़ा सा इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी सीखने का प्रयास करिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि विदाउट इंग्लिश आप अगर और आगे इकोनॉमिक्स को कैरी करना चाहते हैं तो विदाउट इंग्लिश को पढ़े समझे लिखे बोले आप उसको नहीं चला सकते। इसलिए प्रयास करिए कि हिंदी, आप विशुद्ध हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं वो प्रयास करें कि थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी को सीखने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, इंग्लिश वाली भी। ठीक है? इंग्लिश में आसान है इकोनॉमिक्स। अब उपभोग में कुशलता, परेटो द्वारा उपभोग में विनिमय की कुशलता को व्यक्त करने के लिए मैंने एक एजम्पशंस आपको ली थी, मैं रिमाइंड करा दे रहा हूं आपको फिर से। मैंने एक एजम्पशन आपको बताई थी परेटो में, 2/2/2। इसका मतलब आपको मैंने बताया था 2 × 2 × 2 का मतलब है कि परेटो की थ्योरी में 2 × 2 × 2 मतलब 3 बार 2, 2 × 2 × 2। इसका मतलब है 2 व्यक्ति और 2 वस्तुएं और 2 उत्पादन के साधन लिए गए हैं। व्याख्या के दौरान 2 वस्तुएं ली गई हैं, 2 उत्पादन के साधन लिए गए हैं और 2 व्यक्ति लिए गए हैं। तो यहाँ पर जो व्यक्ति हैं, जो 2 व्यक्ति हैं वह ए एवं बी हैं, और जो 2 वस्तुएं हैं वह एक्स एवं वाई है। ठीक है? तो जब हम उपभोग में कुशलता या इसी को फर्स्ट कंडीशन जो है इफिशियंसी इन कंजम्पशन जो है, इसी को हम इफिशियंसी इन एक्सचेंज भी कभी कभी कहते हैं। इफिशियंसी इन एक्सचेंज या विनिमय की कुशलता, उपभोग में विनिमय। उपभोग में कुशलता का मतलब क्या है? उपभोग में विनिमय की कुशलता। ठीक है? इफिशियंसी इन एक्सचेंज। अब जब उपभोग में विनिमय की कुशलता की बात हम करते हैं तो मैंने बताया यहाँ पर 2 व्यक्ति ए और बी और 2 वस्तुएं एक्स और वाई को शामिल किया गया है। क्लियर? कौन कौन सी? ध्यान रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिए जब हम पढ़ रहे हैं। तो अगर ए एवं बी आ रहा है, जहां ए एवं बी की बात हो रही, दैट मीन्स देयर आर 2 इंडिविजुअल्स ए एंड बी। ए एंड बी की बात हो रही, दैट मीन्स वह क्या है? इंडिविजुअल्स है, वह व्यक्ति है। क्लियर? और एक्स एवं वाई की जब बात हो रही है, एक्स एंड वाई की जब हम चर्चा कर रहे हैं, दैट मीन्स दीज आर कमोडिटीज। ये क्या है? वस्तुएं। क्लियर? अब इस जो फर्स्ट कंडीशन है, इस फर्स्ट कंडीशन की एनालिसिस के लिए इन्होंने एजवर्थ-वॉक्स डायग्राम की हेल्प ली है। किसके माध्यम से? थ्रू एजवर्थ-वॉक्स डायग्राम इन्होंने विनिमय, उपभोग में विनिमय की कुशलता को व्यक्त किया है। अर्थात उपभोग की कुशलता को, इफिशियंसी इन कंजम्पशन को क्लैरिफाई करने के लिए इन्होंने क्या लिया है? एजवर्थ-वॉक्स डायग्राम का सहारा लिया है। एजवर्थ-वॉक्स डायग्राम आप लोग जानते होंगे, बीए 1 में आप लोगों ने पढ़ा होगा एजवर्थ-वॉक्स डायग्राम। बीए पार्ट 1 में आपको बताया गया होगा एजवर्थ-वॉक्स डायग्राम। तो इस एजवर्थ-वॉक्स डायग्राम के माध्यम से उन्होंने उपभोग में कुशलता की स्थिति की व्याख्या की है। किसने? परेटो ने। क्लियर? अब जिसको एजवर्थ-वॉक्स डायग्राम नहीं पता है
तो घबराने की बात नहीं है। मैं उसको अभी जब मैं फिगर एजवर्थ बॉक्स डायग्राम समझाऊंगा, उस थ्रू एजवर्थ बॉक्स डायग्राम परेटो ऑप्टिमलिटी की जो फर्स्ट कंडीशन बताऊंगा, उसमें मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगा कि एजवर्थ बॉक्स डायग्राम क्या होता है और क्या कॉन्ट्रैक्ट कर्व क्या है, एजवर्थ बॉक्स डायग्राम क्या है, इसको मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो पेरेटो ऑप्टिमलिटी की कंडीशन क्लियर है कि नहीं? विदाउट पेरेटो ऑप्टिमलिटी की कंडीशन को क्लियर किए हुए आप इस थ्योरी की तीनों मार्जिनल कंडीशंस को नहीं डिफाइन कर सकते। क्लियर है? पेरेटो ऑप्टिमलिटी की कंडीशन क्लियर है, एजम्पशन सारी क्लियर है, यहां तक जो मैंने आपको बताया है ये पूरा क्लियर है या नहीं? अगर किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट है तो बताइए, बट ये मत कहिए कि सर प्लीज रिपीट, सर प्लीज रिपीट की कोई गुंजाइश नहीं है। आप तो ये बताइए कि मुझे इस कॉन्सेप्ट में ये समझ में नहीं आया, ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, ये मत कहिए कि प्लीज रिपीट सर। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एजवर्थ बॉक्स डायग्राम के माध्यम से इन्होंने उपभोग में कुशलता, इफिशियंसी इन कंजम्पशन की कंडीशन, जो कि पेरेटो की फर्स्ट मार्जिनल कंडीशन है, उसकी व्याख्या की है। अब पेरेटो उपभोग में विनिमय की कुशलता मींस पेरेटो जब कंजम्पशन में एक्सचेंज इफिशियंसी की बात करते हैं, मींस इफिशियंसी इन कंजम्पशन की बात कहते हैं, तो वह कहते हैं कि यह वह कंडीशन है जब दो व्यक्तियों के बीच और व्यक्तियों को हमने किसके माध्यम से लिया है? ए और बी। तो पेरेटो क्या कह रहा है? इफिशियंसी इन, ये जबकि दो व्यक्तियों मींस दो इंडिविजुअल जो है उनके बीच किन्हीं दो वस्तुओं कौन सी, जो हमने एक्स और वाई लिया है, तो दो व्यक्तियों के बीच दो वस्तुओं, किसके बीच? दो व्यक्तियों के बीच दो वस्तुओं के पुनर्वितरण द्वारा, रिडिस्ट्रीब्यूशन द्वारा एक व्यक्ति के कल्याण में वृद्धि बगैर दूसरे व्यक्ति के कल्याण में कमी किए बिना संभव नहीं होती। मींस अगर दो इंडिविजुअल्स हैं, दो व्यक्ति हैं ए और बी, और दो वस्तुएं हैं एक्स और वाई, तो ए और बी के बीच एक्स और वाई का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह इस प्रकार से हो कि अगर ये व्यक्ति के वेलफेयर को अगर बढ़ाना है, ये व्यक्ति के कल्याण को बढ़ाना है, तो यह तब तक पॉसिबल ना हो जब तक कि हम बी व्यक्ति के वेलफेयर को कम ना करें। मींस अगर ए और बी दो व्यक्तियों के बीच में, ए और बी क्या है? दो व्यक्ति हैं, और वह कौन कौन सी वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं? एक्स और वाई। मींस ए भी एक्स और वाई दोनों का कंजम्पशन कर रहा है और बी व्यक्ति भी एक्स और वाई दोनों वस्तुओं का उपभोग कर रहा है। तो इनके बीच में जो एक्स और वाई का एक्सचेंज है, जो विनिमय है, वह विनिमय तब कुशल होगा जब हम कोई अगर एक्स और वाई में थोड़ा सा भी परिवर्तन करते हैं कि एक्स की मात्रा बढ़ाते हैं और वाई की मात्रा, किसी व्यक्ति के लिए अगर एक्स की मात्रा बढ़ाते हैं, वाई की मात्रा घटाते हैं, या कोई भी रिडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो अगर उससे एक व्यक्ति के कल्याण में हम वृद्धि करना चाहें तो यह तब तक संभव नहीं है जब तक दूसरे व्यक्ति के कल्याण में कमी हो। अर्थात दूसरे शब्दों में समझिए कि अगर एक्स और वाई के रिडिस्ट्रीब्यूशन द्वारा ये व्यक्ति के कल्याण में वृद्धि हो रही है, तो निश्चित तौर पर बी व्यक्ति के कल्याण में कमी होनी चाहिए, तभी हम पेरेटो के अकॉर्डिंग इफिशियंसी इन कंजम्पशन की जो मार्जिनल कंडीशन है पहली, वह फुलफिल कर पाएंगे। मींस पहली सीमांत शर्त की भरपाई या पूर्ति तभी होगी जब हम, यदि पुनर्वितरण के द्वारा, एक्स और वाई के पुनर्वितरण के द्वारा अगर ए के कल्याण में वृद्धि कर रहे हैं, तो यह निश्चित तौर पर बी के कल्याण में कमी लाएगा। क्लियर? तो ये इसको उपभोग में कुशलता की स्थिति कहते हैं। क्लियर? क्लियर यहां तक चीजें? एम आई ऑडिबल? सपना तिवारी कह रही क्लियर है, किसी को कोई डाउट?
मिस्टर आकाश डोगरा, मिस्टर आकाश डोगरा, क्लियर है आपको? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ओके, अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब इस कंडीशन को हम बात करते हैं, तो इस कंडीशन को परेटो ने प्रतिस्थापन की सीमांत दर के कंसेप्ट द्वारा स्पष्ट किया है। किसके द्वारा? जब दो वस्तुओं के उपभोग, बीए पार्ट 1 का याद करिए आप, जब उपभोग की बात करते हैं, जब बीए पार्ट 1 में जब हम इंडिफरेंस कर्व पढ़ते हैं, तो उस इंडिफरेंस कर्व में मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं कि नहीं करते? दो व्यक्तियों के बीच दो वस्तुओं के उपभोग की कुशलता की बात वहां पर करते हैं हम इंडिफरेंस कर्व में। मींस दो व्यक्तियों के बीच या किसी व्यक्ति के लिए एक्स और वाई दो कमोडिटीज का बंडल है, तो उस वह कहां पर इक्विलिब्रियम में होगा, मींस कहां पर उस व्यक्ति की जो यूटिलिटी का लेवल होगा वह मैक्सिमम होगा, या वेलफेयर का लेवल कहां पर मैक्सिमम होगा, उसको हम इसके माध्यम से एनालिसिस करते थे। उसके एनालिसिस हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के माध्यम से करते थे, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापन की सीमांत दर। तो इस कंडीशन की एनालिसिस करने के लिए हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की कॉन्सेप्ट का सहारा लेते हैं। किसमें? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन की सीमांत दर की अवधारणा के माध्यम से हम इस परेटो की इस स्थिति की व्याख्या करते हैं, या परेटो की इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए हम की सीमांत दर की अवधारणा का। क्लियर? अब इस धारणा में यह कहा जाता है कि किन्हीं दो व्यक्तियों ए एवं बी के बीच, इन्हीं दो व्यक्तियों या दो इंडिविजुअल ए और बी के बीच, किन्हीं दो वस्तुओं, जिसको हम लोग इंग्लिश में कमोडिटी कहते हैं, अर्थात किन्हीं दो कमोडिटी एक्स एवं वाई के प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर है, जब एक दूसरे के बराबर हो जाए तो इसे उपभोग में अनुकूलतम स्थिति समझना चाहिए। मींस पेरेटो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के कॉन्सेप्ट के द्वारा अपनी फर्स्ट कंडीशन, जो इफिशियंसी इन प्रोडक्शन की कंडीशन है, उसको स्पष्ट करते हैं, जिसमें यह कहते हैं कि अगर दो व्यक्ति ए और बी हैं, तो इनके बीच दो वस्तुओं एक्स एवं वाई के प्रतिस्थापन की सीमांत दर जब एक दूसरे के बराबर हो जाए तो इसे उपभोग में अनुकूलतम की स्थिति समझना चाहिए। ऐसा परेटो, दूसरी भाषा में समझिए, दूसरे तरह से समझिए। यदि दो व्यक्ति हैं ए और बी और दो वस्तुएं हैं एक्स और वाई, तो ए व्यक्ति के लिए भी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स फॉर वाई बराबर होना चाहिए बी व्यक्ति के लिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स फॉर वाई। मतलब ए व्यक्ति के लिए एक्स और वाई के प्रतिस्थापन की सीमा, जो सीमांत दर है, वही सीमांत दर बी व्यक्ति के लिए भी एक्स और वाई के प्रतिस्थापन की सीमांत दर के बराबर होना चाहिए। अर्थात जब ए व्यक्ति के लिए एक्स और वाई के प्रतिस्थापन की सीमांत दर बी व्यक्ति के लिए एक्स और वाई के प्रतिस्थापन की सीमांत दर के बराबर हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि स्थिति में परेटो की जो पहली सीमांत शर्त है, उपभोग में कुशलता की स्थिति, वह हमें प्राप्त हो जाएगी। क्लियर? तो हम कह सकते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज में इसको कह सकते हैं हम, एमआरएस एक्स वाई फॉर ए कमोडिटी इज इक्वल टू एमआरएस एक्स वाई फॉर डी कमोडिटी। ये आप लोगों ने बीए पार्ट में पढ़ा होगा ना, एमआरएस एक्स वाई फॉर ए, एमआरएस एम कैपिटल, आर कैपिटल, एस कैपिटल, एमआरएस नीचे लिखेंगे, एमआरएस कैपिटल जो है उसके नीचे छोटा छोटा लिखेंगे एक्स कोमा वाई, और उसी ऊपर लिखेंगे ए फॉर इज इक्वल टू एमआरएस एक्स वाई फॉर बी। ठीक है? एमआरएस एक्स वाई फॉर ए
individual is equal to MRS XY for P individual means marginal MRS का मतलब है marginal rate of substitution. Marginal rate of substitution XY for A consumer is equal to marginal rate of substitution XY for B consumer. क्लियर? तो यह है उपभोग में कुशलता की पहली स्थिति और उस वह क्या है, वह कब प्राप्त होती है, जब एक व्यक्ति के लिए प्रतिस्थापन की सीमांत दर बराबर हो जाए बी व्यक्ति के लिए एक्स और वाई के प्रतिस्थापन की सीमांत दर। अर्थात अगर एक्स और वाई के प्रतिस्थापन की सीमांत दर ए व्यक्ति के लिए जो है वह बी व्यक्ति के लिए एक्स और वाई के प्रतिस्थापन की सीमांत दर के बराबर हो जाए, अर्थात ए और बी दोनों व्यक्तियों के लिए एक्स और वाई के प्रतिस्थापन की सीमांत दर जिस बिंदु पर बराबर हो जाए वहीं पर पैरेटो ऑप्टिमलिटी की फर्स्ट कंडीशन अर्थात उपभोग में कुशलता एफिशिएंसी इन कंजम्पशन की कंडीशन हमें प्राप्त हो जाएगी। क्लियर? यहां तक क्या है पहली कंडीशन, एमआरएस एक्स वाई फॉर ए इज इक्वल टू एमआरएस एक्स वाई फॉर बी। क्लियर? क्लियर है यहां तक सबको? क्लियर हो तो फिर हम लोग डायग्राम पर आए। डायग्राम के माध्यम से आपको बताया जाए फिर कि एनालिसिस पर डायग्राम के माध्यम से बताया जाए। क्लियर? चलिए अब आप लोगों को अगर ये क्लियर हो गया तो आप लोग अब जो मैंने फिगर भेजा था लास्ट क्लास में, लास्ट वीक में जो मैंने फिगर भेजा था, डायग्राम भेजा था पीडीएफ बना के, तो वो उस पीडीएफ में 2 डायग्राम है, तो पहला वाला डायग्राम खोलिए। जो पहला वाला डायग्राम है वह फर्स्ट मार्जिनल कंडीशन
सीधा देखते हैं तो OA पॉइंट ऑफ ओरिजिन से अगर आप चलते हैं, OA जो मूल बिंदु है वहां से जब आप देखते हैं तो एक्स अक्ष पर एक्स लिखा है अर्थात एक्स वस्तु, और वाई अक्ष पर वाई वस्तु, जो कि हमने वाई लिख के बताया। ठीक है, अब अगर दिखाना है दो व्यक्तियों के, तो जब एक ही डायग्राम में दिखाना है तो हम एजवर्थ बॉक्स डायग्राम का सहारा लेते हैं। एजवर्थ बॉक्स डायग्राम, इसी चौकोर जो पूरा बॉक्स है इसी को एजवर्थ बॉक्स कहते हैं, और जो पूरा है ये इसी को एजवर्थ बॉक्स डायग्राम कहते हैं। तो एजवर्थ बॉक्स डायग्राम में हमको क्या देखने को मिला है, वस्तुओं के उपभोग को हम दिखा सकते हैं। जैसे मैंने बताया, अगर आप सीधे देखेंगे तो ए व्यक्ति के लिए का कंजम्पशन आ जाएगा, अगर आप उल्टा कर देंगे तो बी व्यक्ति के लिए भी एक्स और वाई का कंजम्पशन आपको दिखाई दे जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है ना सबको? क्लियर है ना सबको? कोई डाउट तो नहीं है? मतलब स्लो चल रहा हूँ इसीलिए कि आपको चीजें क्लियर होती हैं, रटना ना पड़े आपको कुछ, एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए चीजें। ओके, चलिए, क्लियर है। अभिषेक जायसवाल, कोई डाउट है क्या? अभिषेक जायसवाल, कोई डाउट है क्या? ओबी बेटा, जब ओबी को देखते हैं उल्टा कर दोगे तो मोबाइल को अपने को 180 डिग्री पर घुमा दो, अर्थात रोटेट कर दो। ऊपर नीचे वाला सिरा ऊपर और ऊपर वाला सिरा नीचे हो जाएगा, तो फिर आपको जो ओबी उल्टा दिख रहा है वह सीधा दिखने लगेगा, और ओए उल्टा, फिर आपको क्या दिखेगा, ओबी सीधा। तो जो सीधा दिख रहा है उसको आप कंसीडर करो। तो ओबी जब मूल बिंदु है तो ओबी मूल बिंदु का मतलब है बी, ओबी मूल बिंदु का मतलब है बी व्यक्ति से संबंधित उपभोग, एक्स और वाई के उपभोग का स्तर। बी व्यक्ति से संबंधित एक्स वाई का एक्स का कंजम्पशन और वाई का कंजम्पशन, ओबी मूल बिंदु जब लेते हैं। और ये कैसे, जब आप उल्टा कर देंगे, रोटेट कर देंगे 180 डिग्री पर मोबाइल, तो उसमें क्या होगा, ऊपर का हिस्सा नीचे और नीचे का हिस्सा ऊपर। जो ओबी पहले जो पहले पहले जब आप सीधा मोबाइल था तो जो था वो सीधा आ जाए, केवल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। क्लियर? क्लियर है? अभिषेक क्लियर है? अभिषेक जायसवाल क्लियर है? क्लियर है ना? अरे भाई आगे बढ़ूं? चलिए, चलिए अब आप देखिए कि
आपको क्या दिख रहे होंगे जब सीधा करिए अभी मोबाइल, अभी ए व्यक्ति का बता रहे हैं तो मोबाइल सीधा, जब बी व्यक्ति का बताने लगेंगे तब हम कहेंगे मोबाइल उल्टा करिए, तब आप करिएगा, तब आपको क्लियर होती जाएंगे। अभी मोबाइल सीधा रखिए तो क्या किसका देखेगा, सीधे में किसका सीधा दिख रहा है, ए व्यक्ति का, तो केवल ए व्यक्ति का ही कंसीडर करना है, बी व्यक्ति से संबंधित चीजें अभी नहीं करनी है। ओ ए मतलब ए व्यक्ति से संबंधित। तो इस कंडीशन में अब आप फालतू मत मैसेज करिए, क्योंकि फालतू मैसेज करने से जो सर्वर है वो उसकी थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लगती है, केवल समझिए। अब तो जब ओ ए को आप करके काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है ए व्यक्ति से संबंधित एक्स और वाई वस्तुओं का उपभोग की हम बात करें। तो जब ओ ए मूल बिंदु है तो आप देख रहे होंगे कि जो आप इंडिफरेंस कर्व पढ़े होंगे, तो इंडिफरेंस कर्व में ये क्या एक प्रॉपर्टी होती है, यह मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होते हैं, मींस कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। मींस कॉन्वेक्सिटी जो होती है, कॉन्वेक्सिटी इनकी एक मेजर प्रॉपर्टी है। जो इंडिफरेंस कर्व है, जब आप बीए पार्ट 1 में इंडिफरेंस कर्व पढ़े होंगे तो इंडिफरेंस कर्व की जो मेजर प्रॉपर्टी है, जो मुख्य विशेषता है, वह क्या है, मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर, 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 नतोदर नहीं, उन्नतोदर मीन्स कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर। कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन मीन्स ओरिजिन की तरफ जो कॉन्वेक्सिटी है वह इंडिफरेंस कर्व का मूल गुण होता है, मूलभूत गुण होता है। क्या, उन्नतोदर होना। मीन्स जो 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 मूल बिंदु की ओर क्या होता है, हल्का सा झुका होता है। जब मूल बिंदु की ओर जो झुका हुआ इंडिफरेंस कर्व होता है वही सही होता है। तो जो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन जो इंडिफरेंस कर्व है वह कौन कौन से हैं, ओ ए को जब हम मूल बिंदु मान रहे हैं तो ओ ए मूल बिंदु की ओर कॉन्वेक्स इंडिफरेंस कर्व कौन कौन से हैं, बता सकता है कोई। ओ ए जब मूल बिंदु की ओर को ओ ए को जब हम मूल बिंदु मान रहे हैं तो इससे संबंधित इंडिफरेंस कर्व कौन कौन से हैं जो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है, कौन कौन से हैं। यस, अनुभव, वेरी क्लियर, वेरी क्लियर। अनुभव ने बताया है कि ICA1, ICA2, ICA3 और ICA4 और ICA5 ये पांचों इंडिफरेंस कर्व ऐसे हैं, ये पांचों अनधिमान वक्र ऐसे हैं जो मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर हैं, अर्थात कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, अर्थात OA की ओर कॉन्वेक्सिटी इनकी है। कौन कौन से, ICA1, ICA2, ICA3, ICA4 और ICA5। क्लियर। तो जो ये व्यक्ति से संबंधित जो इंडिफरेंस कर्व हैं, जो एक्स और वाई के उपभोग को बता रहे हैं, वह ICA1, ICA2, ICA3, ICA4 और ICA1, ICA2, ICA3, ICA4, ICA5 कैसे OA अर्थात ये व्यक्ति से संबंधित इंडिफरेंस कर्व है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इसलिए है क्योंकि यह कॉन्वेक्स का ओरिजिन है, OA की तरफ जो कॉन्वेक्स इंडिफरेंस B5 B2 B3 B4 B5 नहीं है, क्योंकि ये तो है OA की। तो इनकी कॉन्वेक्स जितनी और ओए और उन्हीं को हम ए से संबंधित इंडिफरेंस कर्व मानेंगे। क्लियर, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ। इसीलिए कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि इसी में बी बिंदु के भी इंडिफरेंस कर्व है, बी व्यक्ति से भी संबंधित इंडिफरेंस कर्व है। लेकिन अगर ओए मूल बिंदु को मानेंगे तो ओए मूल बिंदु को मानेंगे तो बी बिंदु से संबंधित जो B1 B2 B3 B4 B5 है वो ओए से संबंधित अनधिमान वक्र नहीं हो सकते, क्योंकि यह कॉन्केव है। और जबकि इंडिफरेंस कर्व क्या होना चाहिए, कॉन्वेक्स होना चाहिए। तो कॉन्वेक्स वाले ICA1 ICA2 3 और एंड सो ऑन जो है वह आपकी अरे इंडिफरेंस कर्व समझ में आया या नहीं आया कि ए व्यक्ति से संबंधित इंडिफरेंस कर्व ICA1 ICA2 और ICA3 है, ये समझ में आया कि नहीं आपको। ओसामा जलाल, आप ही यहाँ पर ऑफलाइन दिख रहे हैं तो आपको आवाज कहां से आएगी।
ओसामा जलाल जो कह रहे हैं कि वॉइस कट रही है, वह आप ही ऑफलाइन दिख रहे हैं, इसका मतलब आप ही के यहाँ नेटवर्क नहीं है, इसीलिए वॉइस कट रही है, मेरे तरफ से नहीं। अगर मेरी वॉइस, मेरे यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है, मेरे यहाँ दिक्कत होती तो किसी भी बच्चे को सुनाई नहीं देता, कुछ बच्चों को सुनाई दे रहा है, इसका मतलब मेरे यहाँ से चीजें क्लियर हैं, आपके एंड पे हो सकती है प्रॉब्लम। आगे बढ़ा जाए तो ICA1, ICA2, ICA3, ICA4 और ICA5 ये व्यक्ति से संबंधित इंडिफरेंस कर्व है, जो ये ये व्यक्ति को मिलने वाली यूटिलिटी के लेवल को बताते हैं। इंडिफरेंस कर्व क्या क्या बताते हैं? यूटिलिटी के लेवल को। तो ICA1, ICA2 लेवल को बताते हैं। क्लियर? इसी तरह से B2, B3, B4 और B5। क्लियर? इसी तरह से, क्योंकि मोबाइल को जब आप उल्टा करेंगे, 180 डिग्री पर रोटेट करेंगे तो नीचे वाला सिरा ऊपर और ऊपर वाला सिरा नीचे आ जाएगा, तो उसमें OB मूल बिंदु संबंधित, जो बी व्यक्ति से संबंधित जो अनधिमान वक्र है, जो होंगे, कॉन्वेक्स टू द OB होंगे। क्लियर? क्लियर है? क्लियर? आगे बढ़े, बताइए भाई, जल्दी से आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोनों उपभोक्ताओं के जो इंडिफरेंस कर्व हैं, दोनों कंज्यूमर अर्थात ए और बी के जो इंडिफरेंस कर्व हैं, दोनों व्यक्तियों के जो इंडिफरेंस कर्व हैं, इन इंडिफरेंस कर्व के जो टेंजेंट पॉइंट हैं, जो स्पर्श बिंदु हैं, उन स्पर्श बिंदुओं को मूल बिंदुओं से मिलाने पर जो कर्व प्राप्त होता है, जो वक्र प्राप्त होता है, इसी वक्र को हम प्रसंविदा वक्र के नाम से जानते हैं, जिसको इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्ट कर्व के नाम से जानते हैं। ठीक है? तो जो क्या है, आप देख रहे होंगे ICA1 और B5 का जो स्पर्श बिंदु है वह E है, और ICA2 और B4 का जो स्पर्श बिंदु है वह F है, और ICA3 और B3 का जो स्पर्श बिंदु है वह H है। इसी तरह ICA5 और B1 का जो स्पर्श बिंदु है, जो टेंजेंट पॉइंट है, वह I है। तो EFGHI इन तीनों को, अर्थात OA से OB तक एक लाइन खींचें जो इन स्पर्श बिंदुओं अर्थात EFGH आने वाली जो रेखा है, जो कि दोनों व्यक्तियों के अनधिमान वक्रों को रेखा सीधी ही हो, यह फ्री हैंड लाइन है, यह फ्री हैंड लाइन है, इस रेखा को हम प्रसंविदा वक्र या कॉन्ट्रैक्ट कर्व के नाम से जानते हैं। अर्थात OA से OB तक मिलाने वाली जो लाइन है, जो EFGHI से होकर जाती है, इसी लाइन को हम कॉन्ट्रैक्ट कर्व या प्रसंविदा वक्र के नाम से जानते हैं। क्लियर?
क्लियर? क्लियर है? कॉन्ट्रैक्ट कर्व क्लियर है? कॉन्ट्रैक्ट कर्व क्या है? अनधिमान वक्रों के स्पर्श बिंदुओं से होकर दोनों मूल बिंदुओं ओ ए और ओ बी को मिलाने वाली जो स्पर्श जो रेखा है, उसी रेखा को हम, उसी लाइन को हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर्व या प्रसंविदा वक्र कहते हैं। क्लियर? तो कॉन्ट्रैक्ट कर्व आप जान गए क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट कर्व, और पूरे को हम क्या कहते हैं? एजवर्थ बॉक्स डायग्राम। यह एजवर्थ ने बताया है। इस डायग्राम को किसने दिया था? एजवर्थ ने, इसीलिए इसको एजवर्थ बॉक्स डायग्राम के नाम से जानते हैं। क्लियर? क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? क्योंकि अगर एजवर्थ बॉक्स डायग्राम और उसमें कॉन्ट्रैक्ट कर्व नहीं समझ में आया आपको कि कैसे मिला है, तो आपको समझ में नहीं आएगा परेटो ऑप्टिमलिटी की थ्योरी। क्लियर है ना? क्लियर? क्लियर है? आज भी काफी टाइम हो रहा है। क्लियर है ना? जल्दी से बताइए, किसी को कोई डाउट तो नहीं? 10 बार इसलिए पूछ रहा हूँ क्लियर 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 है कि नहीं, कि अगर आपको संकोच नहीं पूछा आपने तो चीजें आगे की समझ में नहीं आएंगी। चलिए अब हम देखते हैं कि जो पेरेटो के अनुसार जो इफिशियंसी इन कंजम्पशन अर्थात उपभोग में कुशलता, जो पहली सीमांत शर्त है, फर्स्ट मार्जिनल कंडीशन है, उपभोग में कुशलता, और जिसको तो सामाजिक अनुकूलतम की स्थिति भी कहते हैं। तो पेरेटो के अनुसार उपभोग में कुशलता की स्थिति प्रसंविदा वक्र के ही किसी बिंदु पर होती है। मींस पेरेटो कहते हैं कि जो इफिशियंसी इन कंजम्पशन की कंडीशन है, अर्थात जो पहली शर्त की जो स्थिति है, जो पहली शर्त है, उस पहली शर्त को फुलफिल करने वाली जो स्थिति है, जो बिंदु है, वह बिंदु निश्चित तौर पर कॉन्ट्रैक्ट कर्व पर ही स्थित होगा। अर्थात ओ ए से ओ बी को मिलाने वाली रेखा जो ई एफ जी एच आई से होकर के जाती है, इसी रेखा पर अर्थात कॉन्ट्रैक्ट कर्व पर ही होगा, जो पेरेटो की उपभोग में कुशलता की जो पहली स्थिति है वह पर अर्थात कॉन्ट्रैक्ट कर्व की किसी बिंदु पर होगी। ना तो वह कॉन्ट्रैक्ट कर्व से राइट होगी, ना कॉन्ट्रैक्ट कर्व से लेफ्ट होगी। कहां पर होगी? कॉन्ट्रैक्ट कर्व पर ही होगी, ऐसा पेरेटो कहते हैं। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट कर्व पर क्यों होगी, इस चीज को अब हम, चूंकि काफी लंबी है वो ये अभी एनालिसिस, इसको हम अब अगली क्लास में बताएंगे। ठीक है, हो सकता है मैं अगली क्लास आपकी आने वाले दिनों में एक्स्ट्रा के रूप में लूं कभी, तो उसको मैं, उसकी मैं प्रायर इंफॉर्मेशन आपको दे दूंगा कि कब हो रही है। ठीक है, क्योंकि मंडे की क्लास को मुझे कंपनसेट करना है, तो मैं इसी हफ्ते में किसी न किसी दिन एक्स्ट्रा टाइम में वो क्लास लूंगा, और उस एक्स्ट्रा टाइम में आपकी ये थ्योरी खत्म करने की मेरी मंशा रहेगी। ठीक है, तो मैं बता दूंगा उसकी प्रायर इंफॉर्मेशन, क्योंकि आज का समय क्लास का खत्म हो रहा है, इसलिए अब ये नहीं हो सकता। तो इतना जान लीजिए कि जो आपकी जो 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 उपभोग में कुशलता की स्थिति अर्थात पेरेटो की जो पहली शर्त है, वह शर्त निश्चित तौर पर संविदा वक्र के कॉन्ट्रैक्ट कर्व के ही किसी बिंदु पर होगी। अर्थात कॉन्ट्रैक्ट का स्थित कोई ना कोई बिंदु होगा जो पहली सीमांत शर्त की पूर्ति करेगा, या पहली सीमांत शर्त पूरी होगी। ठीक है, पेरेटो क्लियर? तो आज की क्लास में किसी को कोई डाउट तो नहीं है फिगर में? फिगर की एनालिसिस हम करें तो यार हैंड रेज कर रहे हो बार बार, क्यों हैंड रेज कर रहे हो? क्लियर है सबको? यहां तक आज की क्लास समझ में आई या नहीं? क्योंकि इस थ्योरी को लोग मानते हैं कि कठिन है, लेकिन मैं आपको बहुत सिंपलेस्ट वे में बता रहा हूं। जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल करके मैं आपको बता रहा हूं। अरे यार, ग्रुप एडमिन जो भी हो इसका द्विवेदी, इसके
एडमिन है, इसको ऐड तो आशुतोष कुमार को बार बार हैंड रेज कर रहा है, ठीक है। ग्रुप एडमिन जो भी है इनके नंबर को, ये है, ये जो लिंक भेजा ने, जो लिंक भेज के माध्यम से आप मिस्टर आशुतोष मेरी आवाज सुन रहे हो, तो मानस ने आपको जो लिंक ग्रुप में, ये चैट में जो लिंक भेजी है, इस लिंक के माध्यम ग्रुप में जुड़ जाएंगे, ठीक है। आशुतोष क्लियर? इसी लिंक को आप कॉपी कर लीजिए और वहां पे आप जुड़ जाएंगे, ठीक है। आज की क्लास इतनी ही है, क्योंकि क्लास का टाइम भी खत्म हो रहा है और ये ऑटो डिस्कनेक्ट होने वाली है कुछ सेकंडों में। थैंक यू ऑल।